atomic and molecular masses. After having some idea about the terms atoms and molecules, है ना, it is appropriate here to understand what do we mean by atomic and molecular masses. ठीक है, वैसे आपने atomic and molecular masses के बारे में पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, ठीक है, पहले भी थोड़ा बहुत आपने देखा हुआ है, ठीक है. देखिए बेटा, द एटॉमिक मास के बारे में अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि the atomic mass of an atom is actually very small because atoms are extremely small. बहुत छोटे होते हैं atoms, बहुत ही छोटे, ठीक है. तो बेसिकली हम लोग करते क्या, टुडे वी हैव सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स, ठीक है. एग्जाम्पल मास स्पेक्ट्रोमीटर फॉर डिटरमाइनिंग द एटॉमिक मासेस फेयरली एक्यूरेटली, मतलब हम आराम से एटॉमिक मासेस निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है. सो बट इन द 19th सेंचुरी, सोचो ना 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट कुड डिटरमाइन द मास ऑफ वन एटम रिलेटिव टू अनदर बाय एक्सपेरिमेंटल मींस. तो वो बेचारे ना क्या करते थे, रिलेट कर देते, ठीक है, कि इसका इसके मास को इसके साथ रिलेट कर देते. जैसे आप लोगों को तराजू नहीं थे, तराजू में आप रिलेटिव मास तो करते हो ना. जैसे मान लीजिए कि अगर आपने 1 किलो चीनी लेनी है तो आपने एक जगह कुछ अमाउंट ऑफ चीनी डाल के रख दिया और उसके बगल में आपने क्या रख दिया, एक किलो का वेट रख दिया, तो रिलेटिव मास करे ना, इसके साथ उसको रिलेट करेगी, अरे मतलब इसका इतना वेट होगा, है ये नहीं. तो उस तरह से आप यहाँ पे रिलेट कर देते हैं, ठीक है, एक एटम के मास को दूसरे एटम से कंपेयर कर करके, ठीक है, कि इसका अगर इतने सारे एटम मिलकर ये एक बन रहा है तो मतलब कि इसका अगर एक का मास इतना है तो इसका एक का मास इसको डिवाइड बाय इतना कर दिया हमने. तो इस तरह से ये लोग बेटा रिलेटिव कंडीशन यूज करते थे और हम लोग इस चैप्टर में भी रिलेटिव कंडीशन बहुत यूज करेंगे, ठीक है. इसको नॉर्मली हम लोग यूनिटरी मेथड कहते हैं. क्या बेटा, यूनिटरी मेथड, ठीक है, यूनिटरी मेथड जिसमें प्रोपोर्शनैलिटी का कंडीशन आता है ना, कि अगर मास बढ़ रहा है तो इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो इस टाइप से, ठीक है. अभी हम उसको देखेंगे. एज हैज बीन मेंशन्ड अर्लियर, हाइड्रोजन बीइंग द लाइटेस्ट एटम वाज आर्बिट्ररीली असाइंड अ मास ऑफ 1 यूनिट, ठीक है, एनी यूनिट, मतलब कुछ भी विदाउट एनी, है ना, यूनिट आपने कुछ भी नहीं, बस 1 बोल दिया हमने उसको, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे क्या था बेटा, हल्का. हाइड्रोजन सबसे हल्का था, इसीलिए हम यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए बेसिकली कोई भी आपने यहाँ पे मतलब कि कोई यूनिट तो नहीं असाइन किया था, बट हमने बस कहा कि 1 है उसका, ठीक है. एंड अदर एलिमेंट्स वर असाइंड मासेस रिलेटिव टू इट, मतलब कि मान लो अगर मैं हीलियम लेके आ गया, ठीक है, मैं हीलियम लेके आ गया तो 4 आपके हाइड्रोजन मिला के एक हीलियम का मास बन, एक हाइड्रोजन एक हीलियम का मास बनता था, ठीक है. तो इसलिए हमने कहा कि हीलियम की मास होगी वो 4 होगी. क्या होगी बेटा, 4, क्योंकि हमने क्या कहा, अभी भी आप देख सकते हो हीलियम की 4 ही है ना, देखिए ऊपर में दिख रहा है ना बेटा. तो हाइड्रोजन की 1 होती है, तो आपने हीलियम का अगर निकालना है 4 तो क्या करते थे बेटा, 4 हाइड्रोजन लेके आ गए तो ये तब बराबर होता था एक हीलियम के. तो हमने कहते उसको रिलेट कर रहे हैं ना, है कि नहीं. उसी तरह से लिथियम का 7 कैसे हुआ, तो हमने कहा सर 7 अगर हाइड्रोजन मिला दिया तो तब जाके लिथियम के बराबर उसका वेट बैठ रहा है. तो बेसिकली हम लोग यही करते थे, तराजू वाला सिस्टम ही यूज कर रहे हैं, तराजू लगा रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है. तो आप यहाँ पे जितने भी अभी ये सब मासेस देख रहे हो बेटा, जो कि आपके होल नंबर में निकल के आ रहा है बेटा, वो सारे उसी मेथड से निकाले गए थे, ठीक है, उसी तरह से निकाला गया ये. और आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे है जो कि आपके 35.5 ये सब भी है ना. तो 35.5 आपका क्लोरीन का कैसे आया था, थोड़ा 9th क्लास थोड़ा रिकैप करके मुझे बताओ ना. क्लोरीन का ना, किसी को भी याद नहीं है क्या, किसी को भी याद नहीं है. ओके, तो आपको शायद याद होगा चैप्टर नंबर 4 लास्ट में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल नहीं बेटा, स्ट्रक्चर बेटा में लास्ट में, ठीक है. अगर आप चले जाते हो तो लास्ट पेज में आपको दिखता है कि वहाँ पे क्लोरीन के दो एटम्स है, 35 वाला और 37 वाला, और इसका आप एवरेज निकालते थे. और इसका एवरेज निकाल के आपको बोला गया 35 वाले जो मास वाले हैं ना बेटा, वो 75% आपके अर्थ में लाई करते हैं और 37 वाले 25% लाई करते हैं. तो जब आप इसका एवरेज निकालते हो तो 35% वाले को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा 3/4 इंटू 35 प्लस 1/4 इंटू 37. आप जब सॉल्व करते हो तो 35.5 आता है, ठीक है. तो इससे आपको पता चलता है कि ओ मतलब कि हमारा जो आपका मास है बेटा कितना है, वो 35.5 है एक्चुअली. तो ये एवरेज मास था, ठीक है. तो वो भी आपके रिलेटिव मेथड से ही निकला था, ठीक है. तो आप खुद देखिए बेटा कि यहाँ पर इतनी सही चीज़ है कि ये चीज़ आपको 9th क्लास में बताया गया है, ठीक है ना. 9th क्लास में ये था, अब आप लोगों को याद नहीं है तो कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो हाउएवर द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एटॉमिक मासेस इज बेस्ड ऑन कार्बन 12 एज द स्टैंडर्ड एंड हैज बीन एग्रीड अपॉन इन 1961. तो इसको अभी हम कार्बन से कंपेयर करते हैं. किससे कंपेयर करते हैं बेटा, कार्बन से. पहले किससे करते थे बेटा, हाइड्रोजन से, ठीक है, बट अब किससे होता है बेटा, कार्बन से. सो हियर कार्बन 12 इज वन ऑफ द आइसोटोप ऑफ कार्बन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज C12, ठीक है. इन दिस सिस्टम C12 इज असाइंड अ मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास, ठीक है. तो हम इसको 12 एटॉमिक मास देते हैं, ठीक है. क्या देते हैं बेटा, 12 एटॉमिक मास, ठीक है.
या फिर 12 एटॉमिक मास यूनिट AMU भी बोलते हैं बेटा इसको, या फिर U, मतलब कि 12U भी लिखते हैं, ठीक है इसको। अभी देखिए बेटा यहाँ पे आगे कह रहे हैं बेटा, क्या आगे कह रहे हैं कि एंड मासेस ऑफ ऑल द अदर एटम्स, यानी मासेस ऑफ ऑल द अदर एटम्स आर गिवन रिलेटिव टू दिस स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है। और इसी स्टैंडर्ड को कंपेयर करते हुए, जिस तरह से हमने हाइड्रोजन के साथ कंपेयर किया था ना, उसी तरह से हम इसको भी कंपेयर करते हैं, ठीक है। वन एटॉमिक मास यूनिट, देखिए बेटा, वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज अ मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग करते क्या है बेटा कि हम अगर किसी भी एटम का मास अगर निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखा है ना बेटा कि वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम। इसको देखिए इन्होंने आगे एलैबोरेट भी किया है, क्या इसका मतलब क्या होता है देखिए। अगर मान लीजिए कि वन एटॉमिक मास यूनिट इतनी है, यहाँ पे देखिए बेटा 1/6 इंटू, यहाँ पे ध्यान देना बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है, ठीक है। सो मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना है बेटा, ये इतना है, ये देखिए ये आपका हाइड्रोजन का मास है, ठीक है। एक हाइड्रोजन के एटम का मास इतना होता है, इतना ग्राम होता है, ठीक है। उसी तरह से इन टर्म्स ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम हम क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, हम अगर इनको डिवाइड करते हैं तो कंडीशन क्या आती है बेटा 1.0078 AMU, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि 1 AMU कितना होता है, इतना होता है, ठीक है। ये होता है बेटा 1 AMU, जो कि कार्बन के लिए डिफाइन किया गया था ना, कार्बन के लिए हम डिफाइन, कार्बन के लिए 1 AMU इतना था, ठीक है। और हमने कहा कि मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम कितना होता है, वो इतना है, एक एटम हाइड्रोजन का इतना मास कैरी करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो हमारी यहाँ पे कंडीशन आएगी, ये आएगी बेटा आपकी मास नंबर, क्या आएगी बेटा, ये मास नंबर, क्या आएगी बेटा, ये मास नंबर असाइन होगा किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर में क्या लिखते हैं बेटा 1, हाइड्रोजन की मास 1 आती है। ऐसा ही करते करते हमने बहुत सारे, देखिए बेटा सिमिलरली द मास ऑफ एन ऑक्सीजन ऑफ 16 O16, ये कितना आ रहा है बेटा, आप देख सकते हो वुड बी 15.995 AMU। अब ये कैसे 15.995 है, ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि आप जानते हो बेटा यहाँ पे कि अगर 1 AMU की मास इतनी है और हाइड्रोजन जो कि आपका कितने नंबर में आता है बेटा, 1 नंबर में आता है ना, 1 नंबर में आता है, तो ये हाइड्रोजन का हो गया। अब आप जानते हो कि ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना है बेटा 16 है ना, 16, तो आपने 16 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और फिर उसको जब इससे डिवाइड करने जाओगे तो क्या आएगा, ऑब्वियसली सर यही तो आएगा आपका 15 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये आपकी ऑक्सीजन की मास हो जाती है 16। वैसे आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि ये कैसे किया जाता था, ठीक है। ये आपको कहीं पूछा नहीं जाएगा कि ये क्या है, ठीक है। हमें बस कंपेयर करना है और सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सॉल्व करके दिखाया भी है, बट आप कभी भी अपने कंडीशन में कभी भी इसको यूज करोगे ही नहीं, कि आपको हमेशा एवरेज एटॉमिक मास यहां पे दिया रहता है। हमेशा आपको यहां पे ना, मान लीजिए कि अगर ऑक्सीजन दिया है तो आपको 16 गिवन ही रहेगा, आप 16 नहीं यूज करोगे, 16 यूनिट्स करके यूज कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप यहां पर इन सब चीजों को फाइंड करते हो बेटा, कंपेयर कर करके। तो आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट चलते हैं बेटा आगे, नेक्स्ट। सो एवरेज एटॉमिक मास की बात करते हैं बेटा। यहां पे देखिए मेनी नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज मोर देन वन आइसोटोप ना, बहुत सारे ऐसे आपके एलिमेंट्स होते हैं बेटा जो कि एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, आइसोटोप्स में। सो व्हेन वी टेक इनटू अकाउंट द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज आइसोटोप एंड द रिलेटिव अबंडेंस, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट कैन बी कंप्यूटेड। फॉर एग्जांपल, Carbon has the following 3 isotope with relative abundance and masses as shown against each other। तो आप देख सकते हैं बेटा कार्बन के ना इतने सारे आपके जो है बेटा कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि कार्बन 12 आपका 98.89% प्रेजेंट रहता है, कार्बन 13 आपका 1.18% प्रेजेंट रहता है, और आपका कार्बन 14 बहुत ही कम मतलब प्रेजेंट है, 0. बहुत कम, ठीक है। आप देख रहे हो 0.0000 मतलब 2, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा कि इसके एटॉमिक मास कितनी है, इसके एटॉमिक मास और इसकी 14, तो सबसे ज्यादा कौन प्रेजेंट है 12। इसीलिए हम हमेशा कार्बन का मास 12 ही कंसिडर करके चलते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इसका एवरेज भी निकालोगे ना बेटा तो आपका 12 पॉइंट समथिंग ही आएगा, जो कि 12 ही होगा, ठीक है। तो आप इसको इसलिए 12 मानते हो क्योंकि 98% था। बट इन द केस ऑफ क्लोरीन, जब आप क्लोरीन ले रहे थे बेटा, तो क्लोरीन में कंडीशन में क्या आ रहा था, क्लोरीन में आपने देखा बेटा कि क्लोरीन 35 भी था और 37 भी था, और 35 जो था बेटा वो 75% प्रेजेंट था, और आपका 37 था बेटा 25% प्रेजेंट, और जब हमने इसका एवरेज निकाला तो ये आपका निकल गया है 35.5, ठीक है। इसीलिए हम क्लोरीन के मास को 35.5 लेते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना। आगे देखिए बेटा, फ्रॉम द अबव डेटा द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन विल कम आउट टू बी 12.01 ग्राम। अब इसको ऑब्वियसली आप है ना ये सॉल्व करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं, सीधा आप इसको है ना मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हो, है ना। आप देख सकते हो कि इसकी परसेंटेज इतनी है,
प्लस कर दिया इसके परसेंटेज के साथ और इसके परसेंटेज के साथ प्लस करके दिखा दिया, तो आपका आया 12.011 यूनिट। तो इसलिए हम इसका 12 भी लेके चलते हैं। सो सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो, सिमिलरली एट एवरेज एटॉमिक मास फॉर अदर एलिमेंट्स can be calculated and in the periodic table of element the atomic mass mentioned for different elements actually represented their average atomic mass। तो मतलब यहाँ पर जितने भी आपके एटॉमिक मास डिफाइंड है ये सारे क्या बेटा, ये एवरेज एटॉमिक मास है, ठीक है, जो कि आइसोटोप्स के हिसाब से एवरेज आउट किए गए हैं, ठीक है। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्या आता है बेटा, नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में बेटा आपके कितने आपके एटम्स प्रेजेंट है, जैसे मान लीजिए CH4, तो ये आपने बचपन में ही किया है ना, कार्बन का 12 होता है प्लस हाइड्रोजन का आपका 1 होता है, इंटू 4 तो आपको कितना आ गया 16। आप देख सकते हो इस तरह से आप निकाल सकते हो इसको, है कि नहीं। तो ये मॉलिक्यूलर मास होता है बेटा। मॉलिक्यूलर मास बहुत ही सिंपल है, ये ना एडिंग देम टुगेदर। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन विच कंटेन 1 कार्बन एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम। तो इसको सॉल्व करके आप इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे अब ये ईजी ही होगा। आगे देखिए बेटा, आपको बोला गया वाटर का, तो वाटर में क्या है बेटा H2O, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16 इंटू 1, तो कितना आ गया बेटा 18 ग्राम। तो आप देख सकते हो बेटा इस तरह से आप यहाँ पे निकाल सकते हो। 18 यूनिट लिखना बेटा, ग्राम मत लिखना, ठीक है। आगे देखिए बेटा फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास क्या होता है बेटा, फॉर्मूला मास लगभग सेम ही चीज़ है आपके मॉलिक्यूलर मास की तरह ही, ठीक है। एक मिनट, फॉर्मूला मास देखिए बेटा, सम सब्सटेंस सच एज सोडियम क्लोराइड डू नॉट कंटेन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल एज देयर कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स एंड इन सच कंपाउंड्स पॉजिटिव सोडियम आयन एंड नेगेटिव क्लोराइड आयन एंटिटीज आर अरेंज इन अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एज शोन इन द फिगर। ये देखिए बेटा, ये आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो कि आपके क्यूबिकल फॉर्म में बैठा हुआ है, ठीक है। आपको मैं क्यूब दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए क्यूब ऐसा है, ठीक है। ये ऐसे क्यूब है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, ये देखिए अब एक क्यूब की तरह दिख रहा है ना, तो ये आपका क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपका पैकिंग है बेटा, इसका क्यूबिकल पैकिंग ऑफ NaCl। अब आप देखिए बेटा इसमें बोला क्या गया है, इट मे बी नोटेड दैट इन सोडियम क्लोराइड 1 Na आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोरीन आयन और वाइस वर्सा, ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया है कि एक Na को 6 क्लोरीन आयन जो है बेटा वो कवर करके रखता है, ठीक है। द फॉर्मूला सच एज NaCl इज यूज टू कैलकुलेट द फॉर्मूला मास। आई थिंक यहाँ पे गलत है, 6 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आई थिंक 8 होना चाहिए, ठीक है। 8 क्लोरीन आयन होगा, क्योंकि एक Na अगर बीच में है तो क्यूबिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका यहाँ पे ना कितने कोने बनेंगे बेटा, कितने, अगर ये बीच में Na बैठा हुआ है तो कितने कोने होंगे बेटा, कितने कोने बनेंगे आपके, कोने बनेंगे आपके बेटा 8। कितने बनेंगे बेटा 8 कोने। 8 अगर कोने बन रहे हैं बेटा आपके, तो 8 कोनों के हिसाब से एक क्लोरीन यहाँ बैठ गया, 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 एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इससे पीछे, एक क्लोरीन यहाँ पे, तो और एक क्लोरीन इसके आगे और एक क्लोरीन, हाँ तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लोरीन होंगे, ठीक है। ये गलत है बेटा, 6 नहीं होगा बेटा, 8 होगा, ठीक है। 8 क्लोरीन एटम से कवर कर रहा होगा, क्लियर। और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, बीच में अगर क्लोरीन बैठा हुआ है तो Na 8 हो सकता है, ठीक है। इसीलिए तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते बेटा, द फॉर्मूला सच एज NaCl इज यूज्ड टू कैलकुलेट द फॉर्मूला मास इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस एज इन द सॉलिड स्टेट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज अ सिंगल एंटिटी। तो हम यहाँ पे जब इसकी कंडीशन निकालेंगे बेटा, जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पे NaCl निकाल रहे हो बेटा, तो NaCl कभी सिंगल फॉर्म में तो नहीं रहता ना। NaCl आपके किस फॉर्म में रहता है बेटा, क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, तो चिपके रहते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो इसीलिए जब आप इसका जब एटॉमिक मास मतलब इसका जब मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं बेटा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फॉर्मूला मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फॉर्मूला मास। बट अगर मान लीजिए आप HCl का कर रहे हो, तो HCl में अकेले भी HCl एग्जिस्ट कर सकता है, तो इसलिए इसका क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूलर मास। क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूलर मास। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्रिस्टल के लिए हम जब भी कोई चीज़ करेंगे तो उसके फॉर्मूला मास निकालेंगे, और जब आप इसको गैसेस के लिए या ऐसे कंडीशन में करोगे जब ये कोवलेंट बॉन्ड दिखा रहा है, तो बेटा उसके लिए क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है। एग्जैक्टली, जितने भी आपके सॉल्ट वगैरह सब वो फॉर्मूला मास में रहेंगे, क्योंकि क्रिस्टल है ना, क्रिस्टल फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। थर्स द फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम इज दिस। तो हम लोग जब भी निकालेंगे बेटा सोडियम क्लोराइड या किसी भी सॉल्ट का अगर आप मास निकाल रहे हो बेटा, तो वो होगा बेटा फॉर्मूला मास। क्या होगा बेटा, वो फॉर्मूला मास होगा। चलिए तो फटाफट से यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा, उसको इसको ना देखे लगा डालते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, आराम से देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या दिया है बेटा, आपको ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का मास निकालने के लिए बोला गया। तो कार्बन 6 है तो 6 × 12, हाइड्रोजन 12 तो 12 × 1, और ऑक्सीजन 6 है तो 6 × 16। सॉल्व कर दिया तो आपका ये पूरा मास आ गया 180। नहीं बेटा, आपको एग्जाम में मेंशन होगा क्या लेना है, वो आप वही लेंगे। हाँ जी हाँ जी। चलिए तो अब इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा, मोल कॉन्सेप्ट। यहाँ से आपका बहुत ही तगड़ी चीज़ शुरू हो जाती है बेटा, बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है। आज मैं आपको मोलालिटी और मोलारिटी नहीं कराऊंगा, कल हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे, आपका फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। आज हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन देखेंगे, और उसके बाद आज हमारा जो मेन
जो हमारा टॉपिक होगा बेटा वो होगा एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। मैं आपको एम्पेरिकल फार्मूला बताऊंगा कि एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का, और एम्पेरिकल फार्मूला के ऊपर मैं आपको बेटा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी दूंगा, घर में जाकर क्वेश्चन लगाइएगा, बनता है तो समझ लीजिए कि मतलब आपको स्टोइशियोमेट्री आ गया, ठीक है, क्योंकि ये स्टोइशियोमेट्री है, ठीक है। क्योंकि एम्पेरिकल फार्मूला जो निकालना सीख गए तो समझ लीजिए उनको मतलब कि लगभग फर्स्ट चैप्टर में हो गया, ठीक है। और अगर आप एम्पेरिकल फार्मूला नहीं निकाल पा रहे हो तो बेटा तो दिक्कत आएगी, ठीक है। तो देखिए बेटा शुरू करते हैं। सो मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। सो मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, चलिए तो आपको मैं फटाफट से ले चलता हूँ यहाँ पे और मोल कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। बुक से रीड आप लोग कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको मोल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली होता क्या, ठीक है। मोल्स कैसे निकालते हैं बेटा मोल्स, तो मोल्स निकालते हैं बेटा गिवन मास पे मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट में यही चीज आपको ध्यान में रखना है कि मोल से निकलता कैसे है, गिवन मास बाय मोलर मास। अगर मैं आपसे ये कहूं कि फाइंड द मोल्स ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो ये गिवन मास है आपका, मीथेन का निकालना है आपने, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। क्या होता है बेटा, CH4। आपको यहाँ पे गिवन मास कितना दिया गया बेटा, गिवन मास आपको मिल गया है, गिवन मास आपके पास गिवन है 16 ग्राम, और मेरे पास मोलर मास कितना होगा, तो मोलर मास निकालेंगे बेटा मीथेन का ना CH4, कितना आएगा बेटा 12 + 1 × 4 कर दोगे तो ये कितना आएगा 16 ग्राम आ गया, ये भी आया कि नहीं आया। तो मेरे पास मोल्स कितना होगा बेटा, तो मैंने कहा सर मेरे पास मोल्स होगा 16/16, तो कितना आएगा बेटा 1 मोल्स, खत्म क्वेश्चन, ठीक है 1 मोल्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट। अब मैंने कहा बेटा कि आपके पास 36 ग्राम ऑफ वाटर है, तो आपको पूछा गया बेटा कितना मोल्स है यहाँ पे बेटा, तो आप क्या करोगे बेटा, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। तो आपने क्या 36 ग्राम इसका गिवन मास है, मोलर मास H2 का कितना होगा बेटा, तो आपने 1 × 2 किया, प्लस यहाँ पे आपने क्या किया बेटा 16, तो 36 बाई कितना आ गया बेटा 18, तो कितना आ गया बेटा आपका 2 मोल्स आ गया। देख लो कितना सिंपल सा कहानी है, ठीक है, कितना सिंपल सा कहानी है। देखिए बेटा अभी इसको देख के मत समझ लेना बेटा ये बहुत इजी है, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं बेटा बाद में खतरनाक सवाल भी आ सकता है ना, क्योंकि आपको तब बड़े बड़े नंबर का डिवीजन भी करना पड़ सकता है। मतलब कि मैं आपसे यहाँ पे यही कहूंगा कि अगर आपका मैथ्स वीक है जिसमें आप डिवीजन नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो स्टोइशियोमेट्री भूल जाओ, आपसे नहीं होने वाला, ठीक है। आप मतलब छोड़ दो, घर जाओ, सो जाओ, खाना वाना खाओ, सो जाओ, हाथ मत लगाओ इसको, ठीक है। डिवीजन आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स मैं बार बार कहूंगा बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री का बैकबोन ही मैथ्स है, बिना मैथ्स के आप ये चीज नहीं करने वाले, ठीक है। तो आपको यहाँ पे खतरनाक सवाल आएंगे। अगर आपसे पूछ दे अभी मैंने 36 ग्राम के बजाय 36 kg दिया होता तो क्या करते आप, 36 kg ना बदलना पड़ता ना, उसको ग्राम में चेंज किया फिर उसके बाद सॉल्व किया, है कि नहीं, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। अगर मैंने 50 kg वाटर दिया तो क्या करते, है कि नहीं, समझ रहे हो ना क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे दिक्कत है बेटा। चलो मान लो कि मैंने आपको पानी की डेंसिटी दी हुई होती और मैंने आपको वॉल्यूम दिया होता, मैंने कहा 2 लीटर का बताओ कितना मोल्स है, तो क्या करते बेटा बताओ, है कि नहीं, पहले उसका मास फाइंड करना पड़ता है डेंसिटी और वॉल्यूम का यूज करके। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, देख रहे हो बेटा यहाँ पे कितना डिमांड है बेटा बेसिक्स का, कितना बेसिक्स का डिमांड करता है ये, बेसिक्स बेटा बहुत ज्यादा डिमांड करेगा ये, मैं बार बार करूंगा। आप जो मेंसुरेशन करके आए हो ना क्लास 10 में, जो ये सरफेस एरिया वॉल्यूम वो सारा यहाँ पे लग जाने वाला है, ठीक है, पूरे केमिस्ट्री में लग जाएगा, पूरे फिजिक्स में लग जाएगा। और बच्चे बोलते हैं सर मुझे कि फॉर्मूला याद नहीं हो रहा सर मुझे, है कि नहीं, तो मैं यही कहूँगा बेटा तब तो यही काम करो, घर जाओ, खाना खाओ, सो जाओ, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा बेटा। चलिए आप दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं बेटा, अब आप मुझे बताइए कि अगर मान लीजिए कि आपको 540 ग्राम आपको C6H12O6 दिया गया, तो इसे बताइए कितना मोल्स होगा, तो कैसे निकालोगे बेटा, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मोल्स 540 में कितना हो जाएगा 180 ना, तो कितना आ गया बेटा 3 मोल्स, आया कि नहीं आया, आया ना 3 मोल्स। पॉइंट में भी निकाल सकते हैं बेटा, पॉइंट में ही निकालना है आपको, सवाल इतना इजी थोड़ी आएगा ना, क्या लगता है आपको इतना इजी सवाल आएगा क्या, नहीं ना, पॉइंट में तो आएगा, पॉइंट में तो आएगा, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। चलिए अब आपके सामने एक सवाल रखता हूँ, ठीक है, अब एक सवाल रखता हूँ, आई होप कि आपको ये अच्छा लगे, आपको समझ में आए, ठीक है, ध्यान से देखना सब लोग, ठीक है। अगर मैंने कहा कि मैंने कार्बन को जला दिया और मुझे मिला CO2, क्या मिला बेटा मुझे CO2 मिला, ध्यान देना सब लोग, ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारे टीचर्स पता क्या करेंगे बेटा, तुम्हारे टीचर्स आपको ये बोलेंगे कि मोल्स को यूज करके बच्चा आंसर निकालना, मैं कहूँगा बेटा कभी मोल्स को यूज ही मत करना, मोल्स को बिना यूज किए, ठीक है, बिना मोल्स के यूज किए तुम्हें यहाँ पे आंसर निकालना है, ठीक है। हमेशा याद रखना ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका होता है और ये बहुत जल्दी होता है, ठीक है। अब मुझे यहाँ बताइए कार्बन की मास कितनी, जल्दी बोलो, 12 ग्राम ने, ऑक्सीजन की मास कितनी है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कितना CO2 निकाला
44 ग्राम निकाला। कितना निकाला बेटा? 44 ग्राम निकाला। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से। मैंने कहा कि 6 ग्राम ऑफ कार्बन कितना CO2 निकालेगा बताओ तो इसके सवाल क्या करना है बेटा? इसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें सिंपल यूनिटरी मेथड लगाना बेटा। 12/6 = 44/x कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको काट दिया, ये 2 आ गया, तो यहाँ पे x = 44/2 हो गया, तो कितना 22 ग्राम। देख रहे हो बेटा कितना जल्दी हो गया? ठीक है, एकदम जल्दी। जब आप इसको बुक में एग्जाम्पल देख के सॉल्व करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा समझ में। इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप बुक रीड करें, ठीक है? रीड करना बहुत अच्छी बात है, आप रीड करो, बट उससे देखकर वो जिस तरह से सवाल सॉल्व कर रहे हैं उसकी तरह सवाल सॉल्व मत करो। तो अब मुझे अब सवाल बताओ, अब मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि अब मुझे बताओ कि 64 ग्राम 64 ग्राम ऑक्सीजन कितना CO2 प्रोड्यूस है? जल्दी करो तो सॉल्व देखते हैं। तो 64 ग्राम, इसी क्वेश्चन में सेम टू सेम 64 ग्राम कितना CO2 प्रोड्यूस करेगा? चलो बताओ तो जल्दी, चलो जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन जल्दी, कम ऑन जल्दी। मेरा तो आंसर भी आ गया। 1 सेकंड का सवाल है बेटा, 1 सेकंड का। तो कितना आया? कितना आया? आया 88, आया 88 आया? नहीं आया तो देखिए कैसे करना है। क्योंकि देखिए बेटा मैंने ऑक्सीजन के लिए दिया था, ऑक्सीजन 32 ग्राम कितना निकाल रहा था? 44 निकाल रहा था। कुछ भी नहीं करना, 32/64 = 44/x, जिसको निकालना उसको x रख दो। काट दिया, 2 आ गया, फेंक दिया इसको, तो x/2 = 44। तो x = क्या है बेटा? 44 × 2, तो कितना आ गया बेटा x? तो आपका आ गया ये 88। आया कि नहीं आया? सिंपल सा है, सिंपल सा बेटा, सिंपल सा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लिखे ना ग्राम। ठीक है, आया क्या? आया क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन गाइस। अगला क्वेश्चन हमने कहा सर N2 ने 3H2 के साथ रिएक्शन किया और क्या निकाला? 2NH3 निकाला बेटा। ध्यान से देखना, ठीक है? अब इस सवाल को थोड़ा सा एक्सैजरेट कर दे, ठीक है? अब मैंने कहा कि यहाँ पे N2 का मास कितना है बेटा? फटाफट निकालिए। N2 का मास यहाँ पे कितना है बेटा? जल्दी 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 जल्दी। 28 ग्राम, बहुत बढ़िया। यहाँ पे H2 कितना है बेटा? 6। और यहाँ पे निकला कितना? 34। इतना सब कुछ निकाल सकते हो ना आप लोग? निकाल सकते हो? निकाल सकते हो क्या? चलिए अब मुझे बताइए, अगर 28 निकला है तो मुझे अब बताइए कि यहां पर 7 ग्राम N2 कितना NH3 प्रोड्यूस करेगा? कम ऑन जल्दी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। 7 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा? कितना प्रोड्यूस करेगा? जल्दी। 7 ग्राम कितना करेगा? 36 ग्राम कितना करेगा H2? कम ऑन जल्दी करिए, ठीक है? 7 ग्राम कितना करेगा? 36 कितना करेगा? बताइए बताइए बताइए। 7 ग्राम 17 करेगा। 36 ग्राम कितना करेगा? चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। 7 ग्राम तो 28/7 = 34/x। काट दिया, 4 आ गया, तो x = क्या आएगा? 34/4। तो ये कितना आएगा बेटा? ये आएगा 8.2, तो 8.5 ग्राम कर देगा। ये कर दिया। दूसरा देखिए बेटा, 6 के साथ 36 है और हमारे पास 34, हमें इसको निकालना है x करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बेटा? ये 6 आया, तो x = क्या हुआ? 34 × 6, तो x = कितना? 34 × 6 कितना? जल्दी जल्दी, 4 2 कितना? 104 204 ग्राम आएगा ना? कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल, कितना सिंपल। 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड में करना है बेटा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? करे आगे, अगला करे, अगला करे। एक और तो मैं बता दूंगा बेटा, आना भी चाहिए। चलिए देखिए बेटा, CH4 को जला दिया आपने तो कितना हुआ बेटा? CH4 को जला दिया आपने, CH4 को जला के आपको निकला CO2 प्लस H2 निकला। CH4 को जला CO2 प्लस H2 निकला। बैलेंस करिए फटाफट से। बैलेंस है क्या ये? नहीं ना, बैलेंस तो नहीं है। यहाँ पे 2 लगाइए, है कि नहीं? बस अब बैलेंस है क्या? अभी बैलेंस नहीं है, 2 लगा दीजिए। अभी बैलेंस है। चलिए अब मुझे मास बताइए बेटा। CH4 का मास कितना होता है? 16 ग्राम ने रिएक्ट किया बेटा। O2 का कितना होता है? 32 × 2 64। यहाँ पे 64 ग्राम है बेटा, ठीक है? CO2 कितना निकला बेटा? CO2 का कितना मास होता है? CO2 का 44, ओके। और H2 का कितना? 18 × 2 36 ग्राम। आप देख सकते हो बेटा, कंडीशन आ गया। आया कि नहीं आया? आया। अब मैंने कहा बेटा कि अगर 16 ग्राम, ध्यान से देना, अगर 16 ग्राम इतना निकाल रहा है तो मैं आपसे कह रहा हूं बेटा कि 64 ग्राम कितना CO2 निकालेगा? मैं सिर्फ CO2 पूछ रहा हूं, ठीक है? और वही सेम चीज कितना आपका H2O निकालेगा? दोनों निकालो, चलो कम ऑन जल्दी। अगर फास्ट नहीं हुए तो निपट जाओगे बेटा, मैं कह रहा हूं बेटा। अगर तुम फास्ट नहीं हुए तो निपट जाओगे, मत सोचना फिर कुछ था। और इसके लिए बता दो बेटा 4 ग्राम कितना निकालेगा? दोनों ये भी निकालेंगे, ठीक है?
64 ने कितना निकाला दोनों और 4 ग्राम ने कितना निकाला दोनों? कमान जल्दी निकालो। हो गया? और किस में निकालना था? 4 ग्राम। हाँ जी बेटा, 4 ग्राम पे क्या क्या निकलेगा? 64 ग्राम वाला क्या हुआ देखिए, 16 बाई 64 इक्वल्स टू 44 बाई एक्स। तो आपने काट दिया इसको, तो 16 4 जा 64, तो एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा 44 इंटू 4, तो कितना आएगा बेटा 176 ग्राम। तो ये पहला वाला आ गया। दूसरा वाला देखिए बेटा, तो ये मतलब 176 ग्राम हो गया। अब ये कितना बनेगा, तो फिर से देखिए बेटा 16 बाई 64 इक्वल्स टू 36 बाई एक्स। तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, x इक्वल्स टू 36 इंटू 4, तो x की वैल्यू क्या है 36 4 जा 144 ग्राम। तो आप देख सकते हैं 144 आ रहा है। अगला वाला निकालेंगे बेटा 4 वाला। 4 वाले में क्या कंडीशन आएगी देखिए, 64 बाई 4 इक्वल्स टू 44 बाई एक्स। काट दिया, कितना आएगा 4 16 जाना, 4 16 से 64 होता है ना, बीस दे इसको, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा 44 बाई 16। काटेंगे बेटा, ये पॉइंट में आएगा, ये पॉइंट में आएगा, क्या आएगा बेटा पॉइंट में। तो 11 बाई क्या आ गया, 11 बाई 4 आया ना, 11 बाई 4 आया, तो कितना आएगा बेटा 2.3 आ रहा है, तो 2.7 2.725 आई थिंक ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि हाँ 2.7 11 है, तो आपका 3 बचा हुआ है, 3 के वजह 0 लगाया, तो फिर से क्या आएगा, फिर से 7 ही आएगा क्या, हाँ फिर से 7 ही आएगा, फिर 5 आएगा, 2.775 आएगा बेटा, ठीक है। ये आपका 2.75 ही आएगा क्या, वो 30 हो गया था ना, ओके ओके यस यस एग्जैक्टली 2.75 में खत्म हो जाएगा ये। और लास्ट में एक और बचा हुआ है बेटा, वो कौन सा वाला है बेटा, ये वाला ना, तो 64 बाई 4 इक्वल्स टू 36 बाई एक्स। तो ये भी आपका क्या बनेगा बेटा 16, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा 36 बाई 16। इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, आया ना, बहुत बढ़िया बेटा, फटाफट से लिख लीजिए, कम ऑन जल्दी, हो गया, ओके चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है सब, सब क्लियर है। तो इसको हाँ 36 बाई 16 2 आ रहा है क्या, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, नहीं वो वाला वो नहीं है, मतलब जो निकालना है ये 64 बाय 4 करके 36 बाय x करके निकालना है जो, हाँ 64 बाई 4 इक्वल्स टू 36 बाई एक्स था बेटा, काटा इसको 16 आया, x इक्वल्स टू 36 बाई 16 हो गया। ये काटेंगे तो आपका 2 पॉइंट ये 9 आएगा और ये आएगा 9 आएगा और ये 4 आएगा ना, तो ये 2.5 तो नहीं आ रहा, 2.25 आ रहा है, 2.25 आएगा, 2.25 आ रहा है, 2.25 ग्राम आ रहा है, 2.25 आएगा बेटा, 2.25 कंडीशन आएगा, आया समझ में, हाँ जी चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस तरह से सवाल सॉल्व होते हैं बेटा। अब आपको मैं ले चलता फिर से वापस यहाँ पे, चलिए आगे चलते हैं बेटा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा क्या होता है ना। अब यहाँ पे अगर आप समझे बेटा, तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए बेटा, यहाँ पे क्या बोला गया है कि कोई भी चीज़ का जो मोल है ना बेटा, वो हमेशा इतना वैल्यू कैरी करता है, 6.022 × 10⁻23 है ना, ये ध्यान में रखेंगे बेटा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पे फाइंड करने के लिए तो पूछा नहीं गया है अभी तक से, ठीक है, बट बाद में हम लोग देखेंगे बेटा कि क्या कंडीशन आपकी बन के आएगी। चलिए आगे देखते हैं बेटा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, क्या बेटा परसेंटेज कॉम्पोजिशन करते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैसे ये 6.022 है 10⁻23 इन्होंने यहाँ पे दिखाया भी है थोड़ा सा, ठीक है। आप इसको रीड करके गो थ्रू करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इसको उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, चलिए परसेंटेज कॉम्पोजिशन स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज कॉम्पोजिशन में सीधा हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर क्या होता है बेसिकली परसेंटेज कॉम्पोजिशन को समझते हैं, ठीक है बेटा। लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ वाटर H2O। सिंस वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ बोथ दीज एलिमेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है, मैं आपको अब यहाँ पर बोर्ड में कैलकुलेट करके दिखाता हूँ बेटा कैसे ये होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए करते क्या है सर, निकालते कैसे सर, परसेंटेज कॉम्पोजिशन बेसिकली है क्या, ठीक है। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने के लिए बेटा बहुत सिंपल तरीका है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैंने लिया CH4, क्या ले लिया बेटा CH4, ये क्या है बेटा आपका, ये आपका मीथेन है, क्या है बेटा मीथेन। तो इसका मास कितना है बेटा 16 ग्राम है ना।
अब मैंने कहा कि बेटा इस मीथेन के कंपाउंड में कितना परसेंट कार्बन प्रेजेंट था और कितना परसेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट था, आपको निकाले कितना परसेंट कार्बन और कितना परसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपने कहा सर परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकाले, तो हम करेंगे बेटा मास ऑफ कार्बन इन दिस कंपाउंड बाई मास ऑफ CH4 इंटू क्या करेंगे बेटा 100। तो मुझे बताइए मास ऑफ कार्बन यहाँ पे कितना है बेटा 12 ना, और मास ऑफ CH4 कितना 16, 4 कौन बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये 4 और ये 3, तो 4 कटा इससे कितने 25, तो कितना आ गया 75% आपका ये प्रेजेंट है बेटा, 75% आपका कौन प्रेजेंट है बेटा कार्बन प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन कितना है बेटा, ऐसा नहीं बाबू निकालना पड़ेगा, ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन और यहाँ पे मास ऑफ CH4 इंटू 100, ठीक है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना था बेटा यहाँ पे 4 और यहाँ पे 16 इंटू 100, तो 4 चौके तो 25 आया ना, तो 25%। तो इस तरह से परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालते हैं। हाँ जी, समझ में आया क्या, देख रहे हो क्लास 11 में आपको ये पढ़ना है, इतना सिंपल सा चीज़ है। बच्चे पता नहीं कौन बोल रहा था केमिस्ट्री बहुत हार्ड है, ठीक है, देखिए बेटा कितनी हार्ड है ना केमिस्ट्री, और भाई साहब है ना, मतलब रॉकेट साइंस चल रहा है भाई, खतरनाक ही है। चलिए देखिए बेटा आगे, अगर मान लीजिए आपके पास H2O है, H2O का मास होता है 18 ग्राम, चलिए मुझे बताइए तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो मास ऑफ ऑक्सीजन करोगे ना, मास ऑफ ऑक्सीजन बाई मास ऑफ 100, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना यहाँ पे 18 इंटू, तो 8/9 इंटू ये है ना, अब यहाँ पे 9 है, तो 9 से काट दिया आपने, एक बार 9 से 8 काट दो कितना आएगा 0.8, फिर 8 बचा ना, तो फिर से 0.88 आएगा ना, वही और इंटू आपका 100, तो ये कितना होगा बेटा 88.88%, यहाँ पे कंडीशन आ रहा है। अब आपने क्या निकालना बेटा मास ऑफ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा बेटा, मास ऑफ बाई मास ऑफ H2O इंटू 100, तो कितना आ रहा है बेटा, तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना बेटा 2/18 इंटू 100, तो कितना है बेटा 9, काट दिया 9 से आपने इसको, तो 11.11 ही आता रहेगा, ठीक है, तो ये आता रहेगा, कर लीजिएगा एक बार करके देखिए, तो आपका 11.1111 आता रहेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इट्स वेरी वेरी क्लियर दैट कि हमारा जो H2O है यहाँ पे किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से ये है ना बेसिकली आपका होता है। तो आप देख सकते हो 11.11 88.88 ग्राम, सॉरी 88.88%। ठीक है, चलिए आपको अब मैं एक सवाल देता हूँ बेटा आपकी बुक से। ठीक है, आपकी बुक में भी एक सवाल तो आता ही है परसेंटेज कॉम्पोजिशन का, बहुत अच्छे से सवाल है। देखिए ना यहाँ पे कंडीशन आ रहा है, ओहो सॉरी नहीं है, बच गए। ठीक है, बच गए। बट हमारा मेन टॉपिक मैंने आज बताया था हमारा क्या है बेटा, एम्पिरिकल फार्मूला। मैं आज आपको यहीं तक ही पढ़ाऊंगा एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, क्योंकि इसी टॉपिक को करने में भी 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको करने में आपको टाइम लगेगा। बट अगर आप लोग दिमाग से तेज हो, है नहीं, तो ये टॉपिक अगर आप जल्दी समझ गए, ठीक है, तो फिर इसको करने में 5 मिनट भी नहीं लगेगा। बट अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया, आपके सवाल बार बार आते रहे, ठीक है, तो आपको फिर 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ बेटा कि जो मेथड मैं आपको अब सिखाने वाला हूँ बेटा, वो मेथड सबसे इजीएस्ट मेथड है। ठीक है, अगर आप ये बुक में जैसे किया ना बेटा, ये सब कर रहे नहीं, अगर आप करने लगे ना ये, तो देखिए बेटा खत्म ही नहीं हो रहा इनका, देखे जा रहे हो, देखिए खत्म ही नहीं हो रहा ये, देख रहे बेटा, तो ये आपका गया ही है। तो अगर आप बुक वाला मेथड लगाओगे ना बेटा, तो रोगे, क्या करोगे बेटा, रोना निकल जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान रखें बेटा कि आपको करना क्या है बेटा, आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप यहाँ पे जब भी सवाल करोगे तो आपको जो टेबल मेथड है जो मैं बताने वाला हूँ वही आप यूज करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, ठीक है, यहाँ पर जो सवाल है बेटा वो हमेशा अलग अलग नेचर में आएगा। जैसे यहाँ पे अभी सवाल तो परसेंटेज फॉर्म में आ रखा है ना, इसलिए पहले इन्होंने आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताया, तभी जाकर ये सवाल शुरू कर रहे हैं परसेंटेज वाला। ठीक है, पर आप लोगों को मान लो कभी कभी बिना परसेंटेज वाला भी कंडीशन आ सकता है, बिना परसेंटेज के डायरेक्टली मार्क्स दे दिया हो आपको, तो वैसे भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे, कैसे सॉल्व करना है वो मेरा काम है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ध्यान सुनिए। ठीक है, मार्क्स दिया होगा तो देखो बेटा क्या है, अभी आप इंपेरिकल फॉर्मूला पढ़ने से पहले आपने क्या क्या पढ़ा, आपने मोल्स कैसे निकालना पड़ा, ठीक है ना, और आपने ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन पढ़ा है। ठीक है, उसके अलावा क्या पढ़ा, हाँ मोलिकुलर मास पढ़ा ना, है कि नहीं, फॉर्मूला मास मोलिकुलर मास पढ़ा कि नहीं पढ़ा, हाँ बस उसे यूज़ करना है आपने। ठीक है, उनसे कोई यूज़ करके करना है। चलिए देखिए स्टार्ट करें। सो एम्पिरिकल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला,
सॉरी इंपेरिकल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आप इंपेरिकल फार्मूला निकालेंगे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए। तो कोई भी कंपाउंड बेटा अपना जब मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर्म करता है बेटा, तो उससे पहले उसका क्या फॉर्म किया जाता है? हाँ, उसका इंपेरिकल फार्मूला पहले फॉर्म किया जाता है, याद रखना बेटा, ठीक है। कोई भी कंपाउंड का अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है तो पहले उसका इंपेरिकल फार्मूला फॉर्म होता है, उसके बाद उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है, ठीक है। तो ये हमारा तरीका होता है किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने का, ठीक है। देख लो ना बेटा आप कितना इन डेप्थ ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। आपने क्या किया वहाँ पे, सीधा रिएक्शंस करके आ गए, है ना, लगा दिया, इधर से उधर फेंक रहे हो, उधर से उधर फेंक रहे हो ना, कुछ भी नहीं करना है। अरे सर साइंस में मार्क्स कितने आएंगे, यहाँ लाओ ना मार्क्स, है कि नहीं? अब देखो बेटा, एन इंपेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर। ध्यान से सुनना, ये डेफिनेशन भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ये आप अपने बुक में भी टिक करके लिख सकते हो, बहुत सिंपल सा है। एन इंपेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, ठीक है। तो यहां तक से आपका इंपेरिकल फॉर्मूला का जो है बेटा ये डेफिनेशन हो जाता है कि एन इंपेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, ठीक है। ये उस कंपाउंड में प्रेजेंट आपके वेरियस एटम के सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होते हैं, ठीक है। उसी तरह से वेयर एज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है, ऑफ अ कंपाउंड। अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं बेटा C2O4, तो यहाँ पे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या होगा, 2:4 कर दिया आपने, क्या आ गया 1:2, तो ये बनेगा CO2। आपने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कहां पे किया था क्लास, हाँ जोर से बोले बेटा, हाँ क्या किया था बेटा उसमें, ऐसा क्यों किया था बेटा, रेशियो क्यों निकाल रहे थे बेटा, क्योंकि तुमको याद होना चाहिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती थी, ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 होती थी, आप इसे टू आप इसे क्रॉस वैलेंसी किया करते थे, तो C2O4 आता था, फिर आप इसका रेशियो निकाल के CO2 लिखते थे कि नहीं लिखते थे ना, हाँ समझ में आ रहा है कुछ क्या, हाँ जी। तो ये कंडीशन ऐसी थी, ठीक है। अब देखिए बेटा, इफ द मास परसेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड इज नोन, इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला कैन बी डिटरमाइंड। तो यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया है कि अगर कोई भी एलिमेंट जो आपके किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट है, अगर उनका आपको परसेंटेज पता है बेटा, परसेंटेज अगर आपको पता है, मास परसेंट अगर पता है बेटा, तो आप उसका इंपेरिकल फॉर्मूला बना सकते हो, इसका आप इंपेरिकल फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे इसको करके दिखाते हैं, और ये रहा आपका सवाल, जो कि मैं आपको स्मार्ट बोर्ड पे ले चलता हूँ, सॉरी हम लोग स्मार्ट बोर्ड पे ही है, ब्लैक बोर्ड पे ले चलता हूँ, ठीक है ना, ब्लैक बोर्ड पे है ना। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। देखिए बेटा, अब आप, मैं जो सॉल्व करूंगा और आपके बुक में जो सॉल्व किया है, बस उसको कंपेयर करना, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कितना बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। अभी मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ ये भी दिखे, चलिए, तो इसको मैं लेके चलता हूँ बेटा यहाँ पे, चलिए, ठीक है। देखिए बेटा, ये आपका सवाल है, ठीक है, प्रॉब्लम 1.2। सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे कंडीशन में क्या बोला गया है कि एक ऐसा कंपाउंड आपने यहाँ पे बनाना है जिसमें आपका हाइड्रोजन है, कार्बन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और क्लोरीन है, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो टेबल बनाते, ठीक है। तो टेबल आप जब बनाओगे बेटा, तो कितना लंबा टेबल बनाएंगे, तो ऐसा लंबा जाएगा टेबल आपका, ठीक है, काफी लंबा चौड़ा टेबल बना लेना, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले खांचे में क्या लिखना है, एलिमेंट्स। क्या लिखना बेटा, एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स में क्या क्या है बेटा, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन। हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन हमारा प्रेजेंट है, ये आपके फर्स्ट बॉक्स आ गया एलिमेंट्स का, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट लिखना है बेटा कि कितना मास ये प्रेजेंट है, कितना मास, ये गिवन मास, ठीक है बेटा, क्या बेटा ये गिवन मास, इसका गिवन मास कितना है, ठीक है। तो गिवन मास की अगर आप बात करें बेटा, तो ध्यान से देखना बेटा, गिवन मास कितना है बेटा, यहाँ पे देखिए बेटा, हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है 4.07%, इसको हम लोग बोल देंगे 4.07 ग्राम, इसको हमने 4.07 ग्राम मान लिया, हाँ है ना। उसके बाद आपने कहा सर कार्बन का 24.27% है, तो हम इसे क्या मान लेंगे 24.27 ग्राम, ठीक है, मान लिया। और आपका क्लोरीन की बात करें बेटा, तो क्लोरीन 71.65% है, तो ये बनेगा 71.65 ग्राम। तो आप इसको यहाँ पे लिख देंगे बेटा, तो क्या होगा बेटा 4.07 ग्राम लिख दिया। उसके बाद आपने 24.27 ग्राम लिख दिया, और उसके बाद आपने लिख दिया बेटा 71.65 ग्राम लिख दिया, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब आगे करना क्या है बेटा, अब आपने निकालना है सबका मोल्स। क्या निकालना है बेटा, मोल्स। अब मोल्स कैसे निकालते हैं बेटा, गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास क्या है बेटा इसका 4.07, और मोलर मास क्या होता है बेटा इसका, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, जल्दी बोलो, हत्ते देखिए 1 ही तो होता है ना, हाँ तो काहे नहीं बोल रही,
तो 4.07 मोल्स इसका इतना प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद इसका निकाल दे बेटा 24.27 बाई कार्बन का मास कितना 12, तो कितना आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2.1 मोल्स आएगा इसका, 2.1 मोल्स कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अगला देखिए बेटा उसके बाद क्लोरीन का क्या बेटा 71.65 बाई क्या करेंगे बेटा 35.5 की, क्लोरीन का 35.5 होता है, तो ये भी क्या आएगा बेटा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2.0 मान लेते हैं, 2.0 मोल्स आपको यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सबकी कंडीशन ये आ गई, क्या आ गया बेटा ये सबकी मोल्स आ गई। अब जैसे मोल्स आ गया बेटा तो उसके बाद करना क्या है बेटा, अब आपने यहाँ पे उसके बाद करना होगा आपको बेटा यहाँ पे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर लिखना है, सिंपलेस्ट होल नंबर आपने निकालना होता है, ठीक है। सिंपलेस्ट होल नंबर कैसे निकलेगा, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहां तक समझ में आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। हाँ चलो आप देखो क्या करना है, सिंपलेस्ट होल नंबर कैसे निकालना है। जो भी आपका यहां पर मोल्स आया है ना बेटा, उसमें से सबसे छोटे मोल से सबको डिवाइड कर देना है। तो आपका सबसे छोटा मोल ये है ना 2 से इसको डिवाइड किया, तो यहाँ पे क्या आएगा 4.07/2, तो ये आपका 2 पॉइंट समथिंग आएगा, बट इसको राउंड ऑफ करके 2 ही कर देना, क्योंकि यहाँ पे राउंडिंग ऑफ चालू होगा, यहाँ पे क्या होगा राउंडिंग ऑफ चालू, ठीक है। यहाँ पे 2.1 को 2 से डिवाइड किया, 2.1 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा बेटा 1 ही आएगा, और 2 को 2 से करोगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गया, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गया। अरे आया क्या, अरे आया कि नहीं है, आ गया ना, तो बस इतना ही टेबल आपको बनाना था। हाँ तो बन गया 4 टेबल, हाँ बन गया, बन गया, अरे बन गया कि नहीं बन गया, अरे बना। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा सर, तो इसका सर एम्पिरिकल फॉर्मूला जो बन के आएगा वो आएगा कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2, क्लोरीन का 1 हो गया, C1H2Cl1, C1H2Cl1। तो ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, अरे आया कि नहीं आया, आ गया ना। चलिए अब ध्यान दीजिए बेटा, अब इधर देखिए बेटा इन्होंने क्या किया है, यहाँ से शुरू करते, देखिए इन्होंने यहाँ पे शुरू किया, आप देखिए कन्वर्जन ऑफ मास परसेंट टू ग्राम, उसके बाद फिर कन्वर्ट नंबर मोल्स, मोल्स निकाला फिर है ना, सेम ही चीज़ कर रहे हैं, सेम ही चीज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करें बेटा, देखो ये निकाल दिया सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, तो आपको क्या मिल गया बेटा यहाँ पे CH2Cl मिल गया है ना। उसके बाद फिर हाँ ये अब नेक्स्ट फॉर्मूला, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना आ गया, अरे आया कि नहीं आया, क्या बात है। अब ध्यान दीजिए बेटा, अब करना क्या है बेटा, अब क्या करेंगे, ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, देखिए बेटा ध्यान से, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया बेटा, अब क्वेश्चन में बोला गया बेटा कि इट्स मोलर मास इज इतना, कितना बेटा 98.96 ग्राम, इसका मोलर मास इतना है, ठीक है। तो आपको बोला है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो जब भी तुम्हें ना इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना होगा तो इंपेरिकल फॉर्मूला में तुम्हें बस मास परसेंट पता होगा तो तुम आराम से निकाल सकते हो, ठीक है, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है बेटा तो उसके लिए आपको मोलर मास का पता होना जरूरी होता है। क्या पता, मोलर मास, तो मोलर मास तो दिया है हमको, तो सर भाई मोलर मास से करते क्या है, तो सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाले, तो इसको निकालने के लिए बेटा आपको पहले n फाइंड करना पड़ता है बेटा, क्या फाइंड करना पड़ता है n, ठीक है n, और ये होता है बेटा आपका फैक्टर फॉर इंपेरिकल फॉर्मूला, फैक्टर फॉर इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये n निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा बेटा, आपको करना पड़ेगा मोलर मास बाय इंपेरिकल मास, आप ये करोगे, ठीक है। तो आप बोलेंगे ले भाई मोलर मास तो ठीक है, इंपेरिकल मास कहां से आएगा, अरे बहुत सिंपल है, मोलर मास कितना है बेटा 98.96 है ना, तो 98.96 ले लिया। अब इंपेरिकल मास, इसी का मास निकालना है बस आपने, तो कार्बन का मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का मास कितना 2, प्लस क्लोरीन का मास कितना 35.5, ठीक है। तो ये पूरा करोगे तो 49.5 हुआ ना, तो ये क्या है बेटा 49.5 डिवाइड करोगे तो नियर अबाउट 2 ही आएगा ना, आ गया ये। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, अब हाँ बेटा नहीं, सॉल्व करने के बाद राउंड ऑफ करना पड़ता है, रिजल्ट को राउंड ऑफ करती दीदी, ठीक है, पहले राउंड ऑफ करके करेगी ना गलत हो जाएगा। मैं बार बार कहूंगा प्लीज बात को समझें, राउंड ऑफ करके सॉल्व मत करना, करने के बाद, हाँ जी, फिजिक्स में करने से पहले, केमिस्ट्री में हाँ ठीक है ना, करने के बाद। अब ध्यान दीजिए बेटा, हमें चाहिए क्या बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या चाहिए बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो कुछ भी नहीं है, जो आपका इंपेरिकल फॉर्मूला में जो नंबर आया ना बेटा, ये इन सब को बस अब जो भी आपका n आया है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा C2H4Cl2, क्वेश्चन खत्म। हाँ C1 था तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना गधे, हाँ यूट्यूब पे पता चल जाएगा, तो पुष्पजीत नाम का लड़का हमारे ट्यूशन में गधा है, ठीक है। तो 2 आया ना, मैंने कहा इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका आ गया बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला,
ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला निकालना, कितना सिंपल क्वेश्चन है। आप देख सकते हो बेटा, इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो आप समझ लीजिए बेटा कि आपको बुक वाले तरीके से करना है या इस वाले तरीके से करना है। तो आपको है ना इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, है ना। चलिए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बुक में खतरनाक ही लगेगा बेटा, बुक हमेशा खतरनाक ही लगता है। हाँ जी, हाँ जी, गिवन मास दे रखा होगा बेटा। चलिए आपको मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ ना। हाँ जी, नहीं नहीं बेटा, एम्पिरिकल फार्मूला डायरेक्ट पूछेगा। इसमें एमसीक्यू कैसे आएगा? आ ही सकता है, क्यों नहीं आ सकता। आप क्या ना, अगर मान लो कि आप कभी वो करने लग गए, जेई वही दे रहे हो तो उसमें आ ही सकता ना, ठीक है ना। जेई वगैरह दे रहे हो तो आपको आ ही सकता है, क्यों नहीं आ सकता। चलिए बेटा, सवाल 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 सवाल, बातें कम कीजिए, सवाल करिए। चलिए अब आपको मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज का सवाल करा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने ये कर लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ तुम लोग साइंस ले सकते हो। बट अगर आप नहीं कर पाए तो बेटा घर जाना, खाना खा के सो जाना, ठीक है ना बेटा। घर जाना, खाना खा के सो जाना बेटा। फिर साइंस के बारे में मत सोचना, है ना। सोचना कि कभी मैंने सपना देखा था साइंस लेने के बारे में। चलिए बेटा, नहीं नहीं बेटा, अब कितने बार मारो तुम लोगों को ना, कितने बार तुम्हारी है ना। हाँ वही, ये बेशरम बनी चुके हो अब। चलिए, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन which has 69.9% आयरन एंड 30.1% डाईऑक्सीजन बाई मास, ठीक है, डाईऑक्सीजन बाई मास, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए बेटा, तो टेबल बनाओगे पहले तो। ओ आप लोग करोगे क्या? हाँ चलो करो ना, ट्राई करो, पहले ट्राई करिए। हाँ जी, क्या? O2, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ट्राई करिए बेटा, ट्राई करिए। डाइऑक्सीजन माने 2 ऑक्सीजन।